इंडियन आर्मी चीफ है, इसको तकलीफ क्या है? क्यों कुछ दिनों बाद ये रोने पिटने लग पड़ता है अपनी कौम के सामने? भारत की जो करंट मिलिट्री लीडरशिप है ना, ये घटिया और बेगैरत लोगों पर मुश्तमिल है। ये आज तक जख्म चाट रहे हैं वो जो हमने गुज़िश्ता साल दिए, और ये इन्हीं जख्मों के साथ इनकी चिता जलेगी। तारीख जो है वो ऑन ग्राउंड चीजों से लिखी जाती है। हमने जो तारीख लिखी थी, ऐसे तारीख लिखी जाती है। ये घटिया बयानात, ये गीदड़ बबकियां, इनसे नहीं चीजें होती। या धुरंधर बना लो, बॉर्डर 2 बना लो, वो बुनियादी तौर पर खुद को तसल्ली देते हैं इस तरह की बात करके कि नहीं नहीं हम कर सकते हैं। तुम्हारे वो लोग जिन्होंने माजी में कोशिशें की, आज वो कह रहे हैं कि तुम नहीं कर सकते ये सब कुछ। डीजी आईएसपीआर ने बहुत क्लियरली कहा था किसी के बाप में इतनी जरूरत नहीं है कि वो पाकिस्तान को कोई आंच भी ला सके। मैं तो इस वक्त कहता हूं उपेंद्र द्विवेदी, तुम एक बाप की औलाद हो, तुम कुछ करके तो देखो। अभी हम लोगों ने सिर्फ फतह 1 फतह 2 वो चलाए थे, 4 घंटों में तुम घुटनों पे थे। तो हमने फतह 3 फतह 4 के जलवे दिखाने शुरू किए ना, तो इधर से अंडमान निकोबार तक तबाह करते जाएंगे तुम लोगों को, और तुम लोग बचोगे नहीं अपनी इस हरकत पर अफसोस करने के लिए। इंडियन मीडिया 1 साल पहले वो मुंह तोड़ शिकस्त हुई पाकिस्तान से, उनसे मुतालिक तो सवाल नहीं करता। हर चैनल पर वो बात की जा रही है जो मोदी उसके इंटरेस्ट में। आप इंडियन इश्यूज के ऊपर वहां पर बहस नहीं देखेंगे, आपको वहां पर नजर आएंगे पाकिस्तान के इश्यूज। ये सूट करता है मोदी को। एक ऐसा माहौल हर वक्त बनाकर रखा जाए भारत के अंदर जिसमें पाकिस्तान के खिलाफ बात हो रही हो। ऑडियंस के अंदर पाकिस्तान को बुरा भला कहना कबूल किया जा रहा है। भारत में लोग थक गए हैं अब इस नैरेटिव से। वो कहते हैं कि यार कब तक हर इलेक्शन में तुम पाकिस्तान को बेचोगे, कब तक तुम हर इलेक्शन के अंदर अपने लोगों को मरवा कर उनकी लाशों पर सियासत करोगे, जो तुमने पुलवामा में किया। जो मेजर गौरव साहब हैं, ये वही है ना जिन्होंने लाहौर में भी एक बंदरगाह बना दी थी। बाजू उठा के कहा था कि आईएनएस विक्रांत मारो, 7-8 मिसाइल ब्राह्मोस कराची पोर्ट को तबाह कर दो, भून डालो कराची को। तो भूना फिर इसको हमने। तो रिजल्ट ये था कि भूना हमने था उनको। रिजल्ट ये था कि सियालकोट में ना सफेद झंडे लहराकर अपनी जिंदगियों की भीख मांगी थी ना उन्होंने। मैं तो ये समझता हूँ कि अगर उसमें खुद इतनी तप्पड़ या दम होता तो वो मेजर के ऊपर ही क्यों रिटायर हो जाता। इसका शारीरिक शोषण हुआ, और वो शारीरिक शोषण के बाद भारतीय आर्मी ने इसको बैक नहीं किया। ये कौन सा मोदी है जो कि 1.5 अरब लोगों का वजीर आजम है और दुनिया के सबसे आजाद प्रेस के सवालात लेने से घबरा रहा है? जिस घटिया शख्स में इतनी करेज नहीं है कि वो अपने प्लांटेड मीडिया के सवाल ले सके, आजाद मीडिया के सवालात कैसे लेगा? फिर जाहिल आदमी है, आप अंग्रेजी में उससे पूछ रहे हैं, बहरहाल आप हिंदी में भी पूछते तो उसने कोई जवाब नहीं देना था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पब्लिक पॉडकास्ट के साथ मैं हूं नवीद नसीम। नाज़रीन, आज के पब्लिक पॉडकास्ट में हम सबसे पहले बात करेंगे इंडियन आर्मी चीफ ने जो पाकिस्तान के बारे में बयान दिया है और उसका मुंह तोड़ जवाब जो आईएसपीआर की तरफ से दिया गया है। इसके अलावा इंडियन कमेंटेटर जो हैं मेजर गौरव, ये क्यों बोलते रहते हैं पाकिस्तान के खिलाफ, और इनको भी आज हम तसल्ली करवाएंगे कि असल में उनकी औकात है क्या। इसके अलावा नरेंद्र मोदी से नॉर्वे में सहाफ़ियों ने जो सलूक किया, इस पर भी बात करेंगे। और एक दफ़ा फिर हमें ज्वाइन किया है हैदर हयात साहब ने। और अगर आपको हमारे पॉडकास्ट अच्छे लग रहे हैं और आप चाहते हैं कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ आप मज़ीद तफसील में सुने, तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें और हमारा ये सिलसिला ऐसे ही जारी रहे। बहुत शुक्रिया हैदर साहब, एक दफ़ा फिर पॉडकास्ट के लिए टाइम देने के लिए। सर, ये जो इंडियन आर्मी चीफ है, इसको तकलीफ क्या है? क्यों कुछ दिनों बाद ये रोने पिटने लग पड़ता है अपनी कौम के सामने? तकलीफ वही है जनाब जो आपने दी है पिछले साल। बुनियादी तौर पर भारत की जो करंट मिलिट्री लीडरशिप है ना, ये घटिया और बेगैरत लोगों पर मुश्तमिल है। ये आज तक जख्म चाट रहे हैं वो जो हमने गुज़िश्ता साल दिए, और ये इन्हीं जख्मों के साथ इनकी चिता जलेगी। ये मरते दम तक भूलेंगे नहीं इन जख्मों को, और दोबारा शरारत करेंगे तो अब की बार ऐसे जख्म देंगे कि उनके साथ ये इनकी चिता जलेगी। नवीद भी मसला ये है कि इनसे आज लोग भारत में सवाल करना शुरू हो गए हैं। एक तो जो स्टेटमेंट इसने दी, ये प्लांटेड सवाल था, और सवाल बुनियादी तौर पर मोदी के पॉलिटिकल नैरेटिव को सर्व करने के लिए किया गया। वैसे उसको अपनी औकात भी देखनी चाहिए कि हारा हुआ एक आर्मी चीफ वो शीशे में अपना चेहरा नहीं देख सकता, और एक जिसने मुंह तोड़ शिकस्त दी मुल्क ने, पाकिस्तान ने, उसके बारे में ऐसे घटिया अल्फाज यूज कर। ये इसीलिए ना क्योंकि बात करना तो आसान है, प्रैक्टिकली चीजें वो ऐसे नहीं। तारीख जो है वो ऑन ग्राउंड चीजों से लिखी जाती है।
हमने जो तारीख लिखी थी, ऐसे तारीख लिखी जाती है। ये घटिया बयानात, ये गीदड़ बबकियां, इनसे नहीं चीजें होती। या धुरंधर बना लो, बॉर्डर 2 बना लो, फिल्मों के साथ आप जंगे नहीं जीत सकते। इस तरह की स्टेटमेंट्स देके आप जंगे नहीं जीत सकते। बल्कि इस तरह की पोजीशन पर जब आप बैठे होते हैं, आपको बड़ी नपीतुली गुफ्तगू करनी चाहिए। आप क्या क्या फजूल गुफ्तगू कर रहे हो कि पाकिस्तान को जो है वो हम तारीख का हिस्सा बना देंगे, ज्योग्राफी का हिस्सा रहना पाकिस्तान ने या नहीं रहना। और घटिया आदमी, तुम्हारी औकात क्या है? क्या किया तुमने पिछले साल? दुनिया ने देखने लिया तुम्हारा मिलिट्री मसल। उसने अपनी तारीख तो बन गई इंडिया की। तो वो बुनियादी तौर पर यह खफत है, ये मसला है, ये तकलीफ है, जो ये इस तरह की जबान इस्तेमाल करके वो बुनियादी तौर पर खुद को तसल्ली देते हैं इस तरह की बात करके कि नहीं नहीं हम कर सकते हैं। नहीं कर सकते। तुम्हारे वो लोग जिन्होंने माजी में कोशिशें की, आज वो कह रहे हैं कि तुम नहीं कर सकते ये सब कुछ। एस दौलत आपका फॉर्मर रॉ चीफ है, वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि तुमने पाकिस्तान को तोड़ने की कोशिश की, तुम नहीं तोड़ सके पाकिस्तान को। उल्टा वो कह रहा है मुज़ाकरात करो। वो कह रहा है तुमने पाकिस्तान को आइसोलेट करने की कोशिश की, ना तुम पाकिस्तान को आइसोलेट कर सके, तुमने उल्टा भारत को आइसोलेट कर दिया। अब एस दौलत पाकिस्तान का हमदर्द नहीं है, ही इज एन इंडियन, ही इज योर फॉर्मर रॉ चीफ। और वो शख्स पाकिस्तान के लिए बलूचिस्तान के हवाले से बड़ा काम करता रहा पाकिस्तान के खिलाफ। उसने बीएलए को बड़ा फंड किया, उसने बशीर ज़ेब जैसे घटिया लोगों को पैदा करने में जो है वो उसका बड़ा रोल है। तो अगर वो शख्स जो पाकिस्तान को तोड़ने की खुद कोशिशें करता रहा है, आपके हवाले से आपका रॉ चीफ है, वो ये बातें कर रहे, तो तुम्हें क्यों नहीं समझ में आ रही? आपका फॉर्मर आर्मी चीफ जनरल मनोज नरवाने वो बात कर रहे हैं कि पीपल टू पीपल कांटेक्ट होना चाहिए, वो बात कर रहे हैं कि आपको मुज़ाकरात की मेज पर बैठना चाहिए। तुम ऐसे आके इस तरह की घटिया स्टेटमेंट दे रहे हो। बीजेपी का सेक्रेटरी जनरल कह रहा है, आरएसएस का सेक्रेटरी जनरल बात कर रहे हैं। तो ये भी बुनियादी तौर पर मैं समझता हूं, वैसे वो भी जो है ना दिखाने के लिए चीजें और है, ठीक है। और असल में क्योंकि ये उपेंद्र द्विवेदी ये भी बुनियादी तौर पर आरएसएस के स्कूल से पढ़ा हुआ है। मैं स्कूल का नाम भूल रहा हूं, ये आरएसएस के स्कूल से पढ़ा हुआ है। ये वो टीयर है जो आरएसएस की जो मोदी टाइप के वक्त जो टीयर थी ना, ये उस टीयर का बंदा है। अभी एक नया कल्ट घटिया और शैतान लोगों का, बेगैरत लोगों का नया प्रोड्यूस किया जा रहा है इंडिया में गुज़िश्ता 11-12 साल से, लेकिन ये उससे पिछली लॉट है। तो ये दे इस तरह के स्टेटमेंट्स, प्रैक्टिकली कुछ करके देखे। डीजीआईएसपीआर ने बहुत क्लियरली कहा था किसी के बाप में इतनी जरूरत नहीं है कि वो पाकिस्तान को कोई आंच भी ला सके। मैं तो इसको कहता हूं उपेंद्र द्विवेदी, तुम एक बाप की औलाद हो, तुम कुछ करके तो देखो, तुम्हारी ऐसी आत्मा रोलेंगे तुम्हें लग समझ जाएगी। तुमने अभी देखे नहीं है जलवे हमारे। अभी हम लोगों ने सिर्फ फतह 1 फतह 2 वो चलाए थे, 4 घंटों में तुम घुटनों पे थे। तो हमने फतह 3 फतह 4 के जलवे दिखाना शुरू किए ना, तो इधर से अंडमान निकोबार तक तबाह करते जाएंगे तुम लोगों को, और तुम लोग बचोगे नहीं अपनी इस हरकत पर अफसोस करने अभी के तो लिए। आपने बताया था फतह 5 के ऊपर भी काम हो फतह चुका। 5 तक तो नौबत ही नहीं आनी, फतह 4 तक नौबत नहीं आनी। ये बुज़दिल लोग हैं, ये गरज भी प्रॉपर नहीं सकते। लोग कहते हैं ना जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, इनको गरजना भी नहीं आता। गरजने के लिए भी भौंकने वाले हैं। ये एग्जैक्टली ये भौंकते हैं, और इनके लोग जानते हैं कि ये सिर्फ भौंक रहे हैं, ये प्रैक्टिकली कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं है ये। और ये प्रॉब्लम रहेगी इनको, ये इसी तरह ये अपनी चिता की आग में जलेंगे। ये जख्म इनको जो है ये चाटते रहेंगे ये इसी तरह। जो हमारे डीजीआईएसपीआर ने इसका रद्द-ए-अमल दिया कि इंडियन आर्मी चीफ का बयान हिंदुत्व नजरिए की ज़ेर असर भारतीय क़यादत की गुमराहकुन और वहमी सोच की अक्कासी मैंने आपको बताया ना कि ये बेसिकली ये आरएसएस के स्कूल से पढ़ा हुआ है, ये आरएसएस की स्कूल ऑफ थॉट को फॉलो करता है, ये उसके ऊपर चलता है। एक बात ज़हन में रखिएगा, जो मैंने आपको पहले भी कहा ना कि वो शायद एक चेहरा और दिखाना चाहते हैं आरएसएस का, और उसकी आड़ लेके अंदर चीजें कुछ और करना चाह रहे हैं। जनरल उपेंद्र द्विवेदी कभी वो स्टेटमेंट नहीं देगा जो आरएसएस के नैरेटिव से हट कर होगी। ठीक है। ये इंडिया का आर्मी चीफ कम, आरएसएस का आर्मी चीफ ज्यादा है, और आरएसएस वो पाकिस्तान के वजूद को तस्लीम करने को तैयार नहीं है। इस चीज को ज़हन में रखें। और जब तक मोदी जैसा घटिया, बेगैरत और शैतान इंसान भारत में बरसर इक़्तिदार है, तब तक आप सोचे भी ना कि आपको कोई पॉजिटिव वाइब्स इंडिया से आएंगी। और मैं समझता हूं बहुत अच्छी चीज है, हमने माजी में जो कोशिशें की, हमने हमेशा हमारी तरफ से यही अप्रोच रही कि नहीं, चीजें पॉजिटिव होनी चाहिए, दोनों हमसाया ममालिक हैं, अच्छे तरीके से आगे बढ़े। आज भी हम कहीं ना कहीं ये सोचते हैं, अच्छी बात है, सोचना चाहिए, लेकिन उससे पहले यह देखें
कि आज गवर्न कौन कर रहा है, रूल कौन कर रहा है भारत में, वो घटिया अप्रोच जो आपके वजूद को तस्लीम करने को तैयार नहीं है, जिसको आपके होने से तकलीफ है, वो क्या आपका खैरख्वाह होगा? और अगर कोई आपका खैरख्वाह नहीं है तो फिर आज जिस तरह हमने जूती की नोक पे रखा हुआ है, चाहिए ये है कि इनके ना गलों के ऊपर हमारे फौजियों की बूट होने चाहिए, दबा के रखें इनको सीधा कर दें, तीर कर दें इनको हम, और इनको पता है हम कर सकते हैं। ये इसलिए इस तरह की स्टेटमेंट्स देके अपने आप को तसल्ली देते हैं कि नहीं नहीं हम कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज बताएं, जो इंडियन मीडिया है, ये जो आर्मी चीफ का बयान आया है, बेसिकली ये एक सवाल के जवाब में आया है। तो इंडियन एंड दैट वाज अ मीडिया, प्लांटेड क्वेश्चन बाय द वे। तो इंडियन मीडिया जो एक साल पहले उनको मुंह तोड़ शिकस्त हुई पाकिस्तान से, उनसे मुतालिक तो सवाल नहीं करता। क्यों करेगा? ये एक इंडियन एक सवाल गोदी है ना? मीडिया इज आल्सो पार्ट ऑफ बीजेपी। यस, वो जो बीजेपी फीड करती है वो बातें करते हैं। आज इंडियन मीडिया सच बताना शुरू कर दे तो आपको लगता है कि अगले 3 दिन भी मोदी इक्तदार में रह सकेगा? नहीं रह सकेगा। सच क्या है, क्या इंडियन मीडिया के लोग नहीं जानते? मुझे अच्छी तरह याद है जिस वक्त जंग जारी थी और 10 तारीख को सुबह हम भारत में तहस नहस मचा रहे थे, शिव अरोर एनडीटीवी का जर्नलिस्ट, ही वॉज एन इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर, मैं लाइव उसको देख रहा था, वो कह रहा था कि जहाज गिरे हैं और हमारे पास इत्तलात है कि मल्टीपल जगहों पर पाकिस्तान ने हिट किया है। अब वही शिव अरोर बैठकर बात करता है कि जी नहीं नहीं, पाकिस्तान ने तो कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। तो ये इस मीडिया के होते आप ये तवक्को ना करें कि वो एक्चुअल जर्नलिज्म इंडिया में होगी। और अभी इंडियन मीडिया का क्या हाल है आपने तो नॉर्वे में देख नहीं लिया मोदी के साथ हुआ क्या? उस पे तो हम डिटेल में आते हैं। देखें, इन्होंने ग्रेजुअली इंडियन मीडिया में जो सेन वॉइसेस थी ना उनको निकाला है। रवीश कुमार जैसे लोग, इवन जो है वो अभिसार शर्मा जैसे लोग, इन लोगों को निकाला है। और वो लोग जो एक अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, जिनकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, प्रवीण सानी साहब जैसे लोग, इनको नहीं बुलाते ये मेन स्ट्रीम मीडिया पर, क्योंकि इनको पता है कि जिस वक्त ये आकर बात करेंगे ये क्रिटिसाइज करेंगे इंडिया की मिलिट्री पॉलिसी को। नहीं, लेकिन आप बरखा दत्त को भी तो देखें ना, जो इतनी थी बहुत सीनियर, लेकिन वो भी गोदी मीडिया में आके बैठ गई है। बिल्कुल इस तरह। अब देखें, गुज़िश्ता साल की जंग से पहले की बरखा दत्त और उसके बाद की बरखा दत्त, देखें मैं समझता हूं कि बरखा दत्त को निकाला गया, उसने एक बड़ी बेहतरीन जर्नलिज्म एक दौर में की भारत के लिए। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू मुख्तलिफ हो सकता है, बहरहाल शी इज एन इंडियन, वो अपने मुल्क के नैरेटिव को सपोर्ट करेगी, उसको करना भी चाहिए, लेकिन आपको फैक्ट्स रिपोर्ट करने चाहिए। और बरखा दत्त जैसी सहाफी से मैं भी यही एक्सपेक्ट करता था कि वो फैक्ट्स रिपोर्ट करेगी, वो हकीकत बताएगी, लेकिन जस्ट फॉर द सेक कि उसका वो जो यूट्यूब सेटअप है उसको व्यूज मिले, उसने वही घटिया तरीका अपनाया जो गोदी मीडिया पे जो सब कुछ हो रहा है। तो कोई फर्क नहीं है। हाँ, जिन लोगों की क्रेडिबिलिटी आज भी है, आप देखें ना रवीश कुमार को, आप देखें अभिसार शर्मा को, आप देखें इवन प्रवीण सानी साहब को, वो लोग आज भी डंके की चोट पर बात कर रहे हैं। हाँ, प्रवीण साहब जो है वो इंडिया में बैठे हुए हैं, अभिसार शर्मा अभी इंडिया में बैठा हुआ, रवीश कुमार तो भारत से भी उसको जाना पड़ गया, उसको अंदाजा हो गया था कि अब चूंकि मेरी फॉलोइंग बढ़ रही है, एक एंटी बीजेपी जो माहौल है इंडिया में उसमें इजाफा हो रहा है, तो अब मैं टारगेट हो सकता हूं। जितना ध्रुव राठी है, इवन ही इज नॉट इन इंडिया, उसको पता है मैं इंडिया गया मुझे नहीं छोड़ेंगे ये। अरुंधति राय है, उसको उनका बोलना बंद करवा दिया। तो इन्होंने सेन वॉइसेस को हटाया, वो आवाजें जो आरएसएस को सूट करती हैं, बीजेपी को सूट करती हैं, ग्रेजुअली उनको इन्होंने मीडिया पर लाकर बिठाया। फिर वो इदारे, आप एनडीटीवी देखें, एनडीटीवी एक बेहतरीन इदारा था, लेकिन जब से अडानी ने उसको खरीदा, मोदी के यार ने, बेड़ा गर्क हो गया उस इदारे का, उसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं रही। सेम पैटर्न है हर जगह इंडियन मीडिया पे, मेन स्ट्रीम में 1-2 चैनल्स के सिवा, और वो चैनल्स जो आज भारत में बाज़ाहिर इस तरह की बहुत बड़े चैनल्स के तौर पर नजर नहीं आते, हर चैनल पर सिर्फ वो बात की जा रही है जो मोदी को उसके इंटरेस्ट में है। आप इंडियन इश्यूज के ऊपर वहां पर बहस नहीं देखेंगे, आपको वहां पर नजर आएंगे पाकिस्तान के इश्यूज, आपको वहां पर नजर आएंगे किसी फेक एक्स अकाउंट से एक की गई ट्वीट जिसका उनको भी पता है, शायद उन्होंने उनमें से किसी ने बैठकर किसी टेबल पर की हो, उसके ऊपर 4-4 दिन की पाकिस्तान के खिलाफ ट्रांसमिशंस, क्योंकि ये सूट करता है मोदी को। एक ऐसा माहौल हर वक्त बनाकर रखा जाए भारत के अंदर जिसमें पाकिस्तान के खिलाफ बात हो रही हो, और जब इलेक्शंस हो उन्हीं इश्यूज को उस तरफ डाइवर्ट किया जाए जो कोर इश्यूज हैं वो डिस्कस। लेकिन हैदर एक चीज बताएं, इंडियन मीडिया तकरीबन 90% इंडियन मीडिया जो है वो पाकिस्तान की बैशिंग करता है, लेकिन जो इंडियन व्यूअर है वो उस मीडिया को देख तो रहा है। इसका मतलब इंडियन
ऑडियंस के अंदर पाकिस्तान को बुरा भला कहना कबूल किया जा रहा है? एक सर्टन तबका है नवीद भाई जो इस चीज को एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है, तभी उनका नैरेटिव जो है वो बिक भी रहा है ना। एक सर्टन तबका है, लेकिन मैं समझता हूं कि विद द पैसेज ऑफ टाइम उसकी तादाद में कमी हो रही है। ठीक है। भारत में लोग थक गए हैं अब इस नैरेटिव से। वो कहते हैं कि यार कब तक हर इलेक्शन में तुम पाकिस्तान को बेचोगे? कब तक तुम हर इलेक्शन के अंदर अपने लोगों को मरवा कर उनकी लाशों पर सियासत करोगे, जो तुमने पुलवामा में किया। और तुमने कहा जी कि शहीदों की लाशों पर सियासत नहीं करनी, और 2019 के इलेक्शन के पहले जलसे की तकरीर में तुमने कहा कि जो पुलवामा के शहीदों को जिसको वो याद है वो जाकर बीजेपी को, मोदी को वोट दे। तुमने पहलगाम के अंदर अपने लोगों को मरवाया, और अब तो ये फैक्ट्स है ना, चीजें क्लियर हो गई हैं। पहलगाम साल हो गया है पहलगाम को, पहलगाम एक तुमने सबूत पाकिस्तान के खिलाफ नहीं दिया। तो लोगों को नजर आ रहा है कि ये सब कुछ मोदी करवा रहा है अपने पॉलिटिकल नैरेटिव को सर्व करने के लिए, अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट्स को सर्व करने के लिए। लोग कहते हैं कि बस यार अब छोड़ दो इन चीजों को, बहस करो हमारे साथ डेवलपमेंट के ऊपर। तुमने क्या किया भारत के लिए? तुमने बिहार में क्या किया है? तुमने दिल्ली में क्या किया? तुमने उत्तर प्रदेश में क्या किया? और मैं आपको बताऊं, अगले साल इलेक्शंस आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में और पंजाब में। ये उससे पहले ये जो कुछ अपॉइंटमेंट्स हुई है ना वहां पर, ये जो जनरल सुब्रमणी भी भारत का नया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, ये अब इस तरह का माहौल बनाएंगे। दोबारा फॉल्स फ्लैग के सिलसिले शुरू होंगे। जो जलंधर में आपको पता है नया सीडीएस आया, इसीलिए आया इस वजह से। जो जलंधर में हुआ, जो बीएसएफ के एक ऑफिस के बाहर ब्लास्ट हुआ, सर मैं बात नहीं कर रहा, इंडियन पंजाब का चीफ मिनिस्टर भगवंत मान ये कह रहे हैं कि ये मोदी ने करवाया, क्योंकि वो माहौल को खराब करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि यहां पर डेवलपमेंट की जो है वो पॉलिटिक्स ना हो, यहां पर इंडिया पाकिस्तान वाला माहौल बने, और कल को वो उस चीज को कैश करे। क्योंकि बाहर एलेक्स इमोशनली लोग अटैच्ड हैं, इंडिया में भी, बिल्कुल पाकिस्तान के अंदर भी। लेकिन हम बहुत मैच्योर हो गए हैं। हमारा मीडिया उतना आजाद नहीं है, मैं मानता हूं इस चीज को, लेकिन हमारा मीडिया बहुत मैच्योर है। लेकिन फैक्ट तो रिपोर्ट करता है, फैक्ट्स रिपोर्ट करता है। यस, अगर पूरी दुनिया कह रही है कि पाकिस्तान ने इंडिया के जहाज गिराए हैं, तो पाकिस्तान मीडिया भी वही कह रहा है। नहीं, ऐसे नहीं, मैं कहता हूं पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि पाकिस्तान ने इंडिया के जहाज गिराए, तो पूरी दुनिया ने कहा, माना। इंडिया का पॉइंट ऑफ व्यू किसी मीडिया ने नहीं माना, और ये भी एक ब्लेसिंग है हमारे ऊपर, क्योंकि 2025 मई से पहले ये माहौल नहीं था। इवन इंडियन मीडिया ने जो पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का नैरेटिव बनाने की कोशिश की, वो दुनिया में तो क्या इंडिया के लोगों ने भी नहीं किया। अच्छा, ये जो मेजर गौरव साहब हैं, इनको क्या तकलीफ है? साहब, चले मैं अपना अल्फाज वापस लेता हूँ, इनको मैं घटिया को लफ्ज मैं नहीं यूज करना चाहूंगा। मेजर गौरव नहीं, रहने दें। मेजर गौरव को क्या तकलीफ है? क्योंकि आप जो लताड़ते हैं ना, उसका स्वाद ही और है। अच्छा ये क्या है? क्या इनको क्या तकलीफ क्या है? ये वही है ना जिन्होंने लाहौर में भी एक वो बना दी थी कि वहां पे पोर्ट बंदरगाह बना दी थी, बाजू उठा के कहा था कि आईएनएस विक्रांत मारो 7-8 मिसाइल ब्राह्मोस कराची पोर्ट को तबाह कर दो, भून डालो कराची को। तो भूना फिर इसको। और वो अपने पॉडकास्ट में आज कह रहा था कि मैं पिछले 25 सालों से पाकिस्तान के ऊपर स्टडी कर रहा हूँ। उसकी 25 साल की जो स्टडी है ना पाकिस्तान की, उसका रिजल्ट फिर यही था। उसका रिजल्ट तो हमने पिछले साल देख लिया। चले आज 25 साल है, तो जब 24 साल की उसकी स्टडी थी, तो उस वक्त वो कह रहा था कि भून डालो कराची को, तो रिजल्ट ये था कि भूना हमने था उनको। रिजल्ट ये था कि सियालकोट में ना आज भी इंडियन फौजी वो जाने से डरते हैं, जिन सेक्टर्स में हमने वहां पे उनकी तहस नहस फेरी थी, जहां सफेद झंडे लहराकर अपनी जिंदगियों की भीख मांगी थी ना उन्होंने। आज जब किसी की ड्यूटी लगती है ना सियालकोट वाली साइड पे, इंडियन साइड पे मैं बात कर रहा हूं, ऑक्यूपाइड कश्मीर में, तो लोग वहां पर ही छोड़ देते हैं कि भाई रिजाइन हम करने को तैयार हैं, नहीं जाएंगे हम लाइन ऑफ कंट्रोल पर, क्योंकि उनको पता है कि धुलाई होगी, और ये घटिया शैतान यहां पर जब तक है, ये कोशिश करेगा कि फिर कुछ ना कुछ हो। तो मेजर गौरव आर्या बुनियादी तौर पर वही उसी वो घटिया लोगों की जो एक लड़ी चलती आ रही है ना, उसी लड़ी का एक शख्स है। और मैं तो ये समझता हूँ कि अगर उसमें खुद इतनी तप्पड़ या दम होता तो वो मेजर के ऊपर ही क्यों रिटायर हो जाता? उसके मल्टीपल रीजंस है। देखिए ना, इसका शारीरिक शोषण हुआ। अच्छा। और वो शारीरिक शोषण के बाद भारतीय आर्मी ने इसको बैक नहीं किया। उसको आसान अल्फाज में भी कुछ बता दें। उसका शारीरिक शोषण मेरा ख्याल है लोग यूट्यूब गूगल कर ले तो मेरा ख्याल है वो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि इसको बैक नहीं किया। अच्छा। और ये बाद में इसको, अच्छा मैं एक और बात बताऊं, मुझे इंडियंस ने कुछ कांटेक्ट किया जो बाहर बैठे हैं। उन्होंने मुझे कहा कि अपने स्ट्रगलिंग फेज में इंडियन मीडिया पे जब मेजर गौरव आर्या ने आना शुरू किया,
तो ये उनको कांटेक्ट करता था कि यार मैंने इंडिया में नहीं रहना, यहाँ पर पैसे कमाने का कोई इस तरह कोई सिलसिला नहीं बन रहा, मुझे डॉलर्स कमाने हैं, मुझे यूरोस कमाने हैं, मुझे पाउंड्स कमाने हैं, मुझे किसी तरीके से बाहर एडजस्ट करो। मुझे लड़के ने उसने कहा मैं आपको, चूंकि अगर मैं आपके साथ ज्यादा डिटेल्स शेयर करूंगा जो बहरहाल उसने की भी, और अगर आप वो डिस्क्लोज करेंगे तो उसको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि इसने किससे रब्ता किया। मुझे उसने स्क्रीनशॉट्स भेजे, इसके स्क्रीनशॉट्स भेजे मुझे मेजर गौरव आर्य और मेजर समरपाल तूर के, कि हमें बाहर बुला लो, यहां पर चीजें बेहतर नहीं है, हम यहां पर जो है वो अच्छे कमाने का सिलसिला नहीं बन रहा, तो मुझे डॉलर्स और पाउंड्स और यूरोस कमाने हैं, तो किसी तरीके से मुझे बाहर एडजस्ट करो। फिर अल्टीमेटली भारतीय मीडिया पर जिस वक्त ये मोदी जैसा घटिया शख्स आया, तो मीडिया को जिस तरह की आवाजों की जरूरत थी वो इसने अपने आप को वैसा, ये आपको पता है 10 साल पहले इसने सिंगिंग की भी कोशिश की थी, इसका एक गाना भी आया था। अच्छा, इसने कोशिश की थी कि मैं वहां पर भी थोड़ा सा काम करूं, तो मैंने तो खैर इसके लिए 5-6 साल पहले चूड़ियां भी लेके आया था मैं, पहले तो तुम्हारी सिंगिंग भी कामयाब नहीं हुई, तुम फौज में भी कामयाब नहीं हुए, रोना कामयाब हो रहा है, मिलिट्री को जो स्ट्रेटेजीज दी ये वहां पर भी नाकाम हुआ। तो मैंने कहा था अब ये चूड़ियां लो, तुम भारत के मुख्तलिफ चौकों चौराहों में जाके गाने गाया नाचा करो, जो मोदी ने घुंघरू पहन के ट्रंप के लिए नाचा था वो तुम इंडिया में जाके मुख्तलिफ चौकों चौराहों में नाचा करो, तुम यही कर सकते हो, लेकिन इसमें शायद तुम्हें कुछ 4 पैसे बच जाए। लेकिन उसका रोना तो कामयाब हो रहा है, चल रहा है उसका। अच्छा, एक चीज पे मैं उसका फैन हूं, मेजर गौरव आर्य का प्रोपेगेंडा जो है वो प्रोपेगेंडा बहुत अच्छे अंदाज में करता है, प्रोपेगेंडा है, हाँ है भी वो प्रोपेगेंडा है। तो वो देखें, ये उसने 2 बातें की हैं अपनी उस वीडियो के अंदर। एक तो उसने जनरल उपेंद्र द्विवेदी की जो स्टेटमेंट है उसको उसने एंडोर्स किया, उसने कहा कि ये होना चाहिए, और अपने सीनियर्स को भी लिताड़ गया, कहा है कि हमारे जो सीनियर्स बातें कर रहे हैं उनको पता नहीं है, मेरा तो चूंकि 25 साल की स्टडी है मैं ज्यादा बेहतर जानता हूं, यानी तुम्हारी औकात ये है कि तुम मेजर के रैंक पे तुम्हें फौज से निकाल दिया उन्होंने, और वो शख्स जो भारत का आर्मी चीफ, राइट, मींस के यू आर क्वेश्चनिंग इंडियन आर्मी, तुम इंडियन आर्मी के फॉर्मर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को कह रहे हो कि उसको नहीं पता पाकिस्तान के बारे में, मुझे पता है। तुम फॉर्मर डीजी रॉ को कह रहे हो, रॉ चीफ को कह रहे हो कि उसको पाकिस्तान के बारे में नहीं पता, मुझे पता है, मेरी 25 साल की स्टडी है पाकिस्तान के हवाले से, मुझे यह भी पता है कि पाकिस्तान में मेहंदियों पे गाने कौन से चलते हैं, वो तो पता होगा। तुम्हारा काम है नाचना, घटिया आदमी, तुम करो ये, जानो तुम गाने शाने कौन से लगते हैं, बल्कि डांस की प्रैक्टिस करो। कल को जब हम कब्जा करेंगे इंशाल्लाह भारत पर, लाल किले पर पाकिस्तानी झंडा लहराएंगे, तो तुम्हें मैं बुलाऊंगा किसी ना किसी इवेंट पे, तुम्हारी खिदमत लेंगे हम। तो ये बातें, जिस तरह उपेंद्र द्विवेदी सिर्फ बातें कर सकता है ना, ये भी सिर्फ बातें कर सकता है, इससे ज्यादा इसको पता है कि इसकी फौज की औकात क्या है। जिस वक्त बाजू उठा उठा के ब्रह्मोस चलवा रहा था, जिस वक्त लाहौर की बंदरगाहों पर कब्जे करवा रहा था, इसको तब पता नहीं था कि हशर क्या हो रहा है। इसको क्या तब नहीं पता था कि 3 दिन पहले 7 जहाज जो है वो मनोमट्टी तले दफन कर चुका पाकिस्तान, 3 जो है वो इस तरह जो है उनको नुकसान पहुंचा कि वो भी अभी चलने के काबिल नहीं है। पता था सब कुछ इसको, ये फ्रस्ट्रेशन थी, और दूसरा प्रोपेगेंडा था। अच्छा, मुझे ये बताएंगे, जो हर कुछ दिन बाद ऐसे जो बयानात आ जाते हैं, जैसा कि अभी आर्मी चीफ की तरफ से आया है इंडियन, क्या ये लोकल कंजम्पशन के लिए है, या एक और एंगल जो मुझे नजर आता है कि पाकिस्तान की जो सफारती कोशिशें इंटरनेशनली इतनी एक्नॉलेज की जा रही हैं, ये उनको सिर्फ मैनेज करने के लिए, बैलेंस करने के लिए ऐसे बयानात छोड़ते हैं, ऐसे शोशे छोड़ते हैं? 2 चीजें, एक तो आप देखें ना कि आरएसएस के जनरल सेक्रेटरी बात कर रहे हैं कि मुज़ाकरात होने चाहिए, पीपल टू पीपल कांटेक्ट होना चाहिए, और जनरल मनोज बात कर रहे हैं, एस दौलत बात कर रहे हैं, और आर्मी चीफ बिल्कुल मुख्तलिफ बात कर रहे हैं। अब मैं जनरल मनोज नरवाने और एस दौलत को साइड पर रख के सिर्फ आरएसएस के जनरल सेक्रेटरी और इंडियन आर्मी चीफ की जो स्टेटमेंट है उसको सामने रखूं, तो ये मुंह जरूर 2 अलग लोगों के है, लेकिन बैक एंड पे सोर्स एक है इनका। स्टेटमेंट्स क्यों मुख्तलिफ है? आज आरएसएस को और इंडिया को हर जगह सवाल किया जा रहा है कि आपने अपने मुल्क में माइनॉरिटीज के साथ क्या किया, बिल्कुल आपने मुसलमानों के साथ क्या किया। आपको पता है कि यूपी के अंदर ये योगी आदित्यनाथ ने जो अभी रिसेंटली कहा है कि मुसलमानों से कि तुम लोग नमाजें जो है वो शिफ्टों में पढ़ा करो। ये स्टेटमेंट इंडिया के सबसे बड़े सूबे का चीफ मिनिस्टर कह रहा है कि तुम नमाजें शिफ्टों में पढ़ा करो। तो ये असल मकरू और घटिया चेहरा है इनका। आरएसएस भी दुनिया जानती है, ये तो इंतहा पसंद तंजीम है, ये हिटलर को फॉलो करने वाले लोग हैं, उस अप्रोच को फॉलो करने वाले लोग हैं। तो आज वो अपना चेहरा थोड़ा सा सॉफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी जानिब
जनरल उपेंद्र द्विवेदी जो आरएसएस के स्कूल से पढ़ा हुआ है, जो आरएसएस के स्कूल ऑफ थॉट को फॉलो करता है, जो कोई स्टेटमेंट वो दे नहीं सकता जो आरएसएस के नैरेटिव को सपोर्ट नहीं करती, वो बिल्कुल ऑपोजिट बात कर रहा है। क्यों? आई बिलीव ये अब फिर माहौल बना रहे हैं। ठीक है, ये दोबारा ऐसा माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जिससे ये लगे कि हमारी तरफ से तो चीजें बहुत पॉजिटिव थी, हमने तो कोशिश की कि चीजें बेहतर हो, पाकिस्तान नहीं चाहता ये सब कुछ। आपको लगता है कोई और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन? एग्जैक्टली, मैं श्योर हूं कि ये दोबारा ये एपिसोड शुरू होने वाले हैं फॉल्स फ्लैग के, करेंगे ये सीरीज वाइज, जिस तरह इन्होंने दिल्ली में किया, ठीक है, रेड फोर्ट के सामने, जी, फिर ये जलंधर में हुआ, ये थोड़ा थोड़ा माहौल बना रहे हैं। अभी इनके मीडिया ने कुछ एक और पहलगाम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सत्यपाल मलिक जो फॉर्मर गवर्नर हैं इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर के, अब तो खैर मर चुके हैं, मेरे प्रोग्राम में नवीद भाई सत्यपाल मलिक ने मुझे ये कहा कि मोदी पुलवामा का जिम्मेदार है। अच्छा, सत्यपाल मलिक पुलवामा के वक्त वहां पे गवर्नर था और मोदी ने उसको रोका था कि तुमने इस पे कोई स्टेटमेंट नहीं देनी। बिल्कुल ऐसे ठीक है, मेरे प्रोग्राम में उसने कहा कि ये शख्स इक्तदार के लिए, मोदी इक्तदार के लिए किसी भी बंदे को मरवा सकता है। ये सत्यपाल मलिक के अल्फाज हैं, मैंने अपनी बात नहीं कर रहा। अब सत्यपाल मलिक को मैंने इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में गवर्नर तो नहीं लगाया था, मोदी ने लगाया था। अगर वो शख्स ये बात कर रहा है, इट मींस कि कुछ तो है। तो अभी जो यूपी के इलेक्शंस हैं ये बड़े अहम हैं। यूपी, इंडिया में कहते हैं कि लोकसभा के इलेक्शंस के अंदर यूपी डिसाइड करता है कि कौन गवर्नमेंट बनेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा सीट्स जो हैं वो उत्तर प्रदेश की हैं। आई बिलीव, मेरा ख्याल है कि 70+ सीट्स जो हैं लोकसभा की वो सिर्फ यूपी से इलेक्ट होकर आते हैं लोग। फिर पंजाब में बीजेपी की पोजीशन बहुत बेहतर नहीं है। खालिस्तान की आवाज जो है वो जोर पकड़ती जा रही है। आपको याद है कि मोदी के दौरे इक़्तिदार में जब किसान निकले, उन्होंने एहतजाज किया, तो लाल किले पर खालिस्तान का झंडा लहराया गया था। तो मोदी परेशान है इस हवाले से, और इसी वजह से उसने घुटने टेकते थे। वो ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस बिल्कुल शुरू करेंगे, वो माहौल को खराब करने की कोशिश करेंगे। जनरल सुब्रमणी जब आएगा, ये चीजें दोबारा इस तरफ लेकर जाएंगे, डेफिनेटली लेकर जाएंगे। लेकिन इनको अंदाजा नहीं है कि ये अगर यहां पर बैठकर सोच रहे हैं ना, पाकिस्तान इनसे 10 कदम आगे बैठकर सोच रहा है। अगर ये कुछ करेंगे, ऐसा हशर इनका करेंगे कि इनको याद रहेगा। अच्छा, थोड़ी सी कश्मीर की भी बात करते हैं। 2019 में इन्होंने आर्टिकल 370 भी हटा दिया और कश्मीर को वफाक के ताबे कर दिया, लेकिन अभी भी वहाँ पे जो इंडियन जेनोसाइड चल रही है, वहाँ पे जो लोगों के खिलाफ चल रहा है, क्या वजह है कि अभी भी मोदी सरकार जो है वहाँ पे मुकम्मल तौर पर काबू नहीं रख सकी? देखिए, जब इन्होंने कश्मीर का स्पेशल स्टेटस ख़त्म किया तो उस वक्त इनकी अप्रोच ये थी कि अब हम इनिशियली कश्मीरियों को दबाएंगे, उनको इमोशनली, फिजिकली उनको हर्ट करेंगे, और आहिस्ता आहिस्ता फिर हम वहाँ पर थोड़ी बहुत डेवलपमेंट करवाएंगे और लोगों को अपने साथ एंगेज करेंगे। कश्मीरियों ने दो टोक अंदाज में मुस्तरद कर दिया है भारत की इस पॉलिसी को। ना कश्मीर का कोई सियासी बंदा, ना कश्मीर की आवाम आज तक दुनिया की सबसे बड़ी जेल जो है वो मकबूजा कश्मीर को बना के रख दिया इन्होंने। 2019 ऑनवर्ड्स अभी तक वही हालात चल रहे हैं। 19 से पहले भी हालात ठीक नहीं थे। मुझे याद है कि मैं एक इंडियन ऑथर को पढ़ रहा था, उन्होंने कहा कि रेप इज एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ इंडियन आर्मीज मिलिट्री स्ट्रेटेजी इन कश्मीर। अब अगर रेप उनकी मिलिट्री स्ट्रेटेजी का हिस्सा है तो आप अंदाजा लगाएं कि किस अप्रोच के साथ वो जाते हैं वहां पर। मैस रेप्स। और मैं आपको एक वाकया बताऊं नवीद भी, मुझे याद है सरदार अतीक अहमद साहब, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं आजाद कश्मीर के, सरदार साहब ने मुझे बताया कि एक मर्तबा एक शख्स जो अपने कुछ रिलेटिव्स को मिलने कश्मीर गया हुआ था, ऑक्यूपाइड कश्मीर में, वो वहां से वापस आया तो मेरी उससे मुलाकात हुई। वो चंद रोज के लिए इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर की किसी एक जेल में उसको पकड़कर बंद किया गया था। तो वो कहते हैं कि सरदार साहब, मैंने वहां पर एक वाकया, एक ऐसा एपिसोड देखा जो मैं चाहकर भी भुला नहीं पा रहा। और सरदार साहब बताते हैं कि उसने मुझे बताया कि मुझे रोज अपने सेल में खातीन के चीखने की आवाजें आती थी। कहता वहां पर जो ड्यूटी पे मामूर लोग थे उनमें कुछ कश्मीरी भी थे, तो मुझे चूंकि कुछ रोज हो गए थे उनके साथ थोड़ी बहुत बातचीत होती थी, तो मैंने उनमें से एक शख्स से पूछा कि यार ये रोज खातीन के चीखने की आवाजें क्यों आती हैं, क्या हो रहा है ऐसा यहाँ पर? तो कहता उसने मुझे कहा कि किसी दिन तुम्हें चक्कर लगवाते हुए दिखाऊंगा, बताऊंगा तो तुम यकीन नहीं करोगे। अब वो कहते हैं कि वो एक दिन मुझे चक्कर लगवाकर मेरे सेल की तरफ लेकर जा रहा है और वो खातीन के चीखने की आवाजें आ रही हैं और मैं देखता हूँ वो क्या रहा है। वो कहते हैं कि 2 खवातीन बरहना हालत में खड़ी हैं और उनके सामने, और उनकी उम्रों से उसने कहा कि ये मेरा अंदाजा है कि शायद एक बेटी थी और एक माँ थी, और उनके सामने 2 मर्द हैं जो शायद एक बेटा और एक उसका बाप था। अब करते क्या थे वो
उन्होंने वो जो खवातीन थी, जो बेटी और माँ थी, उनके जिस्म पर वो करंट लगाते थे और बाप और बेटे को मजबूर करते थे कि तुम अपनी माँ और बहन को इस हालत में देखो। जब वो आंखें बंद करते थे तो उनकी आंखों के करीब नोकदार आले चुभाते थे कि वो आंखें खोलकर ये मंजर अपनी आंखों से देखे। अब वो लड़का या वो बाप जब उस जेल से बाहर निकलेगा, क्या वो भारतीय फौज के लिए खुदकुश बमबार से छोटी चीज होगी? उसके पास तो एक ईंट भी होगी तो वो हशर करेगा भारतीय फौजियों का कि वो देखने लायक नहीं रहेगा। ये रीजंस हैं। वहां पर हर दूसरे घर की यही कहानी है। हर दूसरे घर में कोई किसी का बेटा नहीं है, किसी का बाप नहीं मिल रहा, किसी की मां नहीं मिल रही, किसी की बहन नहीं मिल रही, किसी की बीवी नहीं मिल रही, किसी का बच्चा नहीं मिल रहा। हर दूसरे घर में ये सब कुछ किया उन्होंने कश्मीर में। अब देखिए 90 लाख कश्मीरियों के लिए 10 लाख से जायद फौज हर 9 कश्मीरी के ऊपर, 9 निहत्ते और मासूम कश्मीरियों के ऊपर एक इन्होंने घटिया अपना फौजी खड़ा किया। क्यों? क्योंकि ये नहीं तब्दील कर सके उनकी अप्रोच को, कश्मीरियों ने नहीं एक्सेप्ट किया इनको। और मैं बता दूं, आज बावजूद इसके कि इन्होंने कश्मीर में 2019 के बाद बहुत डेमोग्राफिक तब्दीलियां की हैं, इन्होंने मल्टीपल लोगों को, हजारों लोगों को इन्होंने डोमिसाइल्स इशू किए हैं, उसके बाद भी ये आज प्लेबिसाइड करवा लें, कश्मीरी चंद फीसद के अलावा इनके साथ कोई नहीं रहेगा। और वो भी चंद फीसद वो जो इनके नवाजे, जो जिनको इन्होंने थोड़ा सा सेटल किया हुआ है, उसके अलावा कश्मीरी कभी इनके साथ नहीं रुकेंगे। आप देखें कि अभी जो साबिक इंडियन आर्मी चीफ का बयान आया था पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात के लिए, उसकी तायीद साबिक इंडियन कश्मीर के फारूक अब्दुल्ला ने भी की और महबूबा मुफ्ती ने भी की। देखिए महबूबा मुफ्ती तो डे 1 से बात कर रही है ना। जिस वक्त 2019 में इन्होंने कश्मीर का स्पेशल स्टेटस खत्म किया, उस वक्त आपको याद है महबूबा मुफ्ती ने क्या कहा था? उसने कहा था कि इसका मतलब है कि हमारे बड़ों ने गलत किया कि हम लोग जो है वो आपकी अप्रोच को हम लोगों ने तस्लीम कर लिया बाद में, और इतने अरसे तक करते रहे हम। कायदे आजम की जो बात थी, जो 2 कौमी नजरिए की बुनियाद पर ये सारा मामला था। और आप बाय द वे मेजर गौरव आर्य को बड़ी तकलीफ है इस चीज की कि ये 2 कौमी नजरिए की बुनियाद पर पाकिस्तान क्यों अलग हर वीडियो में वो ले आता है, वो ये लेकर इसका जिक्र करता है। तो ये बातें हुई भारतीयों की अपनी हरकतों की वजह से हुई। तो जब आपने 5-6 साल में इतना कुछ करने के बावजूद आप कश्मीरियों की सोच और अप्रोच को तब्दील नहीं कर सके, आप नहीं कर सकेंगे कल को भी। अच्छा, बात करते हैं थोड़ी सी, जो नरेंद्र मोदी साहब पहुंचे हुए हैं नरेंद्र मोदी साहब जो पहुंचे हुए हैं नॉर्वे में, और वहाँ पे उनके बारे में कहा गया कि उन्होंने जब सवालात लेने की बारी आई तो वहाँ से खिसक लिए, और एक वीडियो भी वायरल हुई है जिसमें सहाफ़ी सवाल कर रहे हैं और वो चलते जा रहे हैं। बल्कि बीबीसी ने जो उसको रिपोर्ट किया है कि स्टेज से उतरते हुए इंडियन वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की एक वीडियो सोशल मीडिया पे खासी तवज्जो हासिल कर रही है, जिसमें सहाफ़ी कहते सुना जा सकता है कि वज़ीर आज़म मोदी, आप दुनिया में सबसे आज़ाद प्रेस से भाग रहे हैं। ये कौन सा मोदी है जो कि 1.5 अरब लोगों का वज़ीर आज़म है और दुनिया के सबसे आज़ाद प्रेस के सवालात लेने से घबरा रहा है? मेरे ख्याल इससे पहले भी कुछ एपिसोड्स हुए हैं वहाँ पर। देखिए ओस्लो में ये जो कुछ हुआ है, वहाँ के जो जर्नलिस्ट्स हैं उनको बिल्कुल इस चीज़ का अंदाज़ा है कि ये घटिया बेगैरत शख्स 12 साल से भारत में बरसर इक़्तिदार है। 12 साल से ये इक़्तिदार के सिंहासन पर विराजमान है। 12 साल में इसने एक मरतबा प्रेस से गुफ्तगू नहीं की। एक भी मोदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है गुज़िश्ता 12 साल के अंदर। और पिछले साल के बाद 2-3 दफ़ा, मैं चूंकि इंडियन मीडिया को बड़ा क्लोजली फॉलो करता हूँ, 2-3 दफ़ा ऐसा माहौल बनाया गया, इवन एक दफ़ा तो लाल किले के सामने इंडियन मीडिया भी तैयार था, लेकिन सिर्फ इसलिए कि उनके सवालात का जवाब नहीं दे सकता, इसने फेस नहीं किया। तो जिस घटिया शख्स में इतनी करेज नहीं है कि वो अपने प्लांटेड मीडिया के सवाल ले सके, वो दुनिया के सबसे आजाद मीडिया के सवालात कैसे लेगा? फिर जाहिल आदमी है, आप अंग्रेजी में उससे पूछ रहे हैं, बहरहाल आप हिंदी में भी पूछते तो उसने कोई जवाब नहीं देना था, क्योंकि वो खीखी से शुरू होता है, फिर वो जबरदस्ती की जफ्फियां डालता है और जाहिलों वाली घटिया अंग्रेजी बोल के वो अपने सिलसिले को ख़त्म करता है। तो ये जो ओस्लो में हुआ है, ये आप समझें कि इंटरनेशनली जो यूरोप में इन्होंने अपने एक पॉजिटिव चेहरा बनाने की कोशिश की थी ना, ये चीज़ बहुत डैमेज करेगी उसको। मगरब इस चीज़ को पसंद नहीं करता। उन्होंने कहा आप हमारे साथ
एक जो है वो पैक्ट करने जा रहे हैं, आप अग्रीमेंट्स कर रहे हैं, हमारे शराकतदार बनने जा रहे हैं, हम आप पर ट्रस्ट क्यों करें? व्हाई शुड वी ट्रस्ट यू? आप कर क्या रहे हैं अपने मुल्क में? जो मैंने पहले बात की कि आरएसएस और बीजेपी के ऊपर जो एक टैग है कि ये माइनॉरिटीज के साथ जो कर रहे हैं, भारत में इंसानी हुकूक की जो संगीन खिलाफ वर्जियां हो रही हैं, वेस्ट को इस पर एतराज है, उनके पास सवालात हैं, वो चाहते हैं कि भारत उनको आंसर करे, बट चूंकि उनके पास कोई जवाब नहीं है, वो उनके सवाल नहीं ले रहे। इवन जो वजारत खारजा की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें भी जो सेक्रेटरी थे वो भी सवालात के जवाब नहीं दे सके। वो जयसवाल साहब जो हैं, जयसवाल वो भी इसी वजह, क्यों मैंने आपको बताया ना, वो क्या बात करेंगे जब उनसे सवाल होगा कि भारत के अंदर माइनॉरिटीज के साथ क्या कुछ हो रहा है, भारत के अंदर मुसलमानों के साथ आप क्या कर रहे हैं? आपने सिखों को भारत के आइन के अंदर कुछ सेपरेट पहचान ही नहीं दी। उनका रौला आपके साथ ये चल रहा है कि भाई हम हिंदू नहीं हैं, हम सिख हैं, हमें अपनी जो है वो सेपरेट आइडेंटिटी दें। आप उनको सेपरेट आइडेंटिटी नहीं दे रहे। खातीन के हवाले से सबसे खतरनाक मुल्क भारत है। खातीन के हवाले से आप देखें, मुख्तलिफ आजकल तो लोग बड़े वीलॉगर्स जो हैं, ट्रैवल वीलॉगर्स, वो विजिट करते हैं ना जी, सबसे घटिया डेस्टिनेशन वो कहते हैं भारत है खातीन के लिए। आप अकेले चल नहीं सकते वहां पर। एक ऐसी घटिया अप्रोच, और ये सिलसिला मुसलमानों से शुरू किया था इन्होंने। मुसलमान खवातीन अभी भी, बल्कि एक और वीडियो आपकी नजर से शायद नहीं गुजरी, इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर की एक लड़की इंडियन पंजाब में, वो अपनी यूनिवर्सिटी से निकलती है और ये बीजेपी के जो घटिया पाले हुए कुत्ते हैं ये उस पर भौंकते हैं और ये उसके साथ जो है वो गलत हरकतें करने की कोशिश करते हैं। वहां पर खालिस्तानी सामने आए, बिकॉज शी वॉज अ कश्मीरी एंड अ मुस्लिम। खालिस्तानी सामने आए, उन्होंने कहा कि ये सब कुछ तुम उत्तर प्रदेश में करो जाकर, यहां पर बर्दाश्त नहीं की जाएंगी चीजें। वो सामने आए खालिस्तानी, सिख सामने आए, और सिखों में भी मैं बार बार मेंशन खालिस्तानी को इसलिए करूंगा क्योंकि जो लोग सामने आए वो भारत में भारत को तस्लीम नहीं करते, वो नहीं रहना चाहते भारत के साथ, और उन्होंने शट अप कॉल दी। और उन्होंने कहा कि ये वीडियो बनाने का भी मकसद ये है कि मजीद ऐसे कुत्ते बिल्ले फिर रहे हैं तो वो अपनी औकात में रहें, अगर दोबारा ऐसी हरकतें की तो टांगें तोड़कर फेंक देंगे तुम लोगों की। तो ये बीजेपी के साथ, आरएसएस के साथ चीजें अटैच्ड हो गई हैं, और इनको हटाना, इनको अपने आप से डिसएसोसिएट करना वो बड़ा मुश्किल इसलिए है कि आपने गुज़श्ता 12 साल में उन लोगों को जो है वो खुली छूट दी जिन्होंने मुसलमानों की मॉब लिंचिंग की। आपने उनसे कोई सवाल नहीं किया जिन्होंने जो है वो मैस रेप्स किए मुसलमानों के, आपने कुछ नहीं किया उनके खिलाफ। तो वेस्ट इस चीज पर कंसर्न्ड है, उनको नजर आ रहा है, और मैं समझता हूं कि हम काफी देर तक जो हमारी खामोशी थी ना, भारत के इन इश्यूज को हम एक्सप्लॉइट नहीं कर रहे थे। गुज़िश्ता चंद सालों में हम लोगों ने भी इसको हाईलाइट करना शुरू किया है। यह भी एक वजह है कि आज वेस्ट भारत का ये मकरू और घनौना चेहरा देखने में कामयाब हुआ है। और मैं समझता हूं कि ये जो मदर ऑफ ऑल डील्स भी इन्होंने की थी ना यूरोप के साथ, वो भी चीजें ज्यादा देर तक नहीं चल सकेंगी, इस वजह से कि ये घटिया शख्स भारत में इक्तदार में है। मगरब पसंद नहीं करता ऐसी घटिया अप्रोच को। शुरू में आपने बात की थी फतह 3 और 4 की, और बल्कि कुछ फतह 5 के बारे में भी बताया। ये फतह 5 क्या है और 4 को भी तो डिस्क्राइब कर दें, क्या कुछ कर सकते हैं हम? अच्छा देखें, भारत में एक तो हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह फतह 3, फतह 4, फतह 5 से बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, लेकिन अल्लाह ना करे उनको कभी चलाने की, उनको कभी इस्तेमाल करने की नौबत आए। लेकिन जब तक ये घटिया अप्रोच वहाँ पर इक़्तिदार में है, वो वहाँ पर हुक्मरान है, आप कुछ भी तवक्को कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि पाकिस्तान कभी भी एज एन एग्रेसर काम नहीं करेगा। ठीक है, हम हमला कभी नहीं करेंगे, हम इनिशिएट नहीं करेंगे अनलेस हमें पता लग गया है कि अब कुछ ना कुछ ये घटिया करने लगे हैं। लेकिन ये करेंगे तो नवीद भाई हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ऐसे तोहफे हैं इनके लिए, ऐसे ऐसे सरप्राइजेस हैं इनके लिए कि इनकी आत्मा रुल जाएगी। देखिए फतह 3 का बड़ा कंपैरिजन ब्राह्मोस से हो रहा है, और मैं नहीं कहूंगा कि ये मेरा कंपैरिजन है। आप जो ऐसे इंस्टीट्यूट्स जो मिसाइल्स के ऊपर एक प्रॉपर अथॉरिटी रखते हैं, आप उनकी स्टडीज देखें, वो क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ब्राह्मोस से और ब्राह्मोस वो नहीं जो हमारे खिलाफ भारत ने गुज़िश्ता जंग में इस्तेमाल किया था। बाय द वे उसके हवाले से भी एक बड़ी बेहतरीन सी खबर है मेरे पास, लेकिन वो आज नहीं, वो अगले पॉडकास्ट के लिए रखते हैं। ठीक है। लेकिन भारत उस हवाले से बड़ा कंसर्न्ड भी है और वो बड़ा एग्रेसिवली काम कर रहे हैं ब्राह्मोस को थोड़ा सा अपग्रेड करने के लिए। अब ब्राह्मोस का जो अपग्रेडेड वर्जन है फतह 3 उससे भी ज्यादा लीथल है।
फतह 3 की स्पीड उससे ज्यादा, फतह 3 की एक्यूरेसी उससे ज्यादा, फतह 3 का सर्वाइवेबिलिटी रेट उससे ज्यादा। और हमारे तो फतह 1 फतह 2 को इनका S400 कुछ नहीं कर सका था, और S500 अभी इनके पास है नहीं। अब मैं नहीं कहता कि S500 कल को आ जाए तो वो उसमें इतनी जो है वो सलाहियत हो कि इनको रोक सके या नहीं। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अपनी आर्म फोर्सेस का इतना पता है कि भारत अगर कोई चीज आज लेगा ना तो हम 2 साल पहले उसका बंदोबस्त कर चुके होंगे। लेकिन एज ऑफ नाउ चूंकि उनके पास S400 है, जब इन्होंने फतह 1 फतह 2 को नहीं रोक सके, 26 मिलिट्री इंस्टॉलेशंस की तहस नहस बनवा दी इन्होंने हमसे, तो फतह 3 और फतह 4 तो वहां तक जाकर इनको जो है वो भून के आएंगे। वो जो गौरव आर्या ने कहा था ना, वो वहां पर भून के आएंगे इनको कि ये सोच में नहीं सकते। फतह 4 भी मुझे लगता है कि हमेशा चलाने की नौबत ना है। फतह 3 ऐसी तबाही मचाएगा वहां पर, क्योंकि फतह 3 जो है उसकी, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि स्पीड ज्यादा है, फिर टेक्नोलॉजी रेंज ज्यादा है। टेक्नोलॉजी जो है जो फतह 3 में इस्तेमाल की गई है वो दैट इज फार मच बेटर देन ब्राह्मोस। और फतह 4 उसका भी अगला वर्जन है, उसकी रेंज उससे भी ज्यादा है। और इस वक्त भारत भी बाय द वे एग्रेसिवली काम कर रहा है ऐसे मिसाइल्स के ऊपर जो हमारे मिसाइल्स को काउंटर कर सकें। वो भी काम कर रहे हैं, ठीक है, वो भी हमारी एडवर्सरी हैं, वो भी बहुत कुछ प्लान कर रहे हैं, लेकिन हमारी प्लानिंग उनसे बहुत आगे की है। मैंने पहले कहा था कि हम 1-2 कदम आगे का नहीं सोचते, हम 10 कदम आगे का सोच रहे हैं। और फतह 5 की तो बातें आ गई, वो तो डिस्कस होना शुरू हो गया ना कि उसकी रेंज 1000 किलोमीटर से भी ज्यादा है। हो सकता है इससे भी आगे के नहीं जो है वो आ चुकी हूं, हो सकता है वो भी हमने तजर्बे कर ली हूं। आहिस्ता आहिस्ता स्टेप, वो DGIS पर ने क्या कहा था, हमने अभी 10-15% दिखाया है, आहिस्ता आहिस्ता दिखाएंगे इनको कि फतह 3 क्या है, फतह 4 के जलवे क्या हैं, फतह 5 क्या है, स्मैश का अगला वर्जन कौन सा है। स्लो एंड स्टडी भी, लेकिन हमने स्लो एंड स्टडी भी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा कुछ कर लिया, अल्लाह का बड़ा शुक्र है, अल्लाह का बड़ा करम फजल है। तो ये जलवे देखने के लिए तैयार ने, करे कोई घटिया हरकत सुब्रमणी आके, करे ये जो घटिया शैतान बेगैरत जिसने कहा है कि मैं पाकिस्तान को तारीख का हिस्सा बना दूंगा। मैंने तो पहले कहा एक बाप की औलाद हो, करके तो देखो, करो तो सही कुछ, आओ ना इन बातों से बाहर, प्रैक्टिकली करो। तारीख ऐसे नहीं लिखी जाती कि बैठ के एक बंदे से कहो कि मुझसे ये सवाल करो और वो सवाल करे, जवाब दे के तुम बड़े फन्ने खान पाटे खान बन जाओ। तुम्हारी 56 इंच की छाती जो है ना, ये हमने देख ली है, 16 इंच की नहीं है ये। तो अगर एक बाप की औलाद हो, एक बाप का तुखम हो, तो करो कुछ, तुम्हें बताएंगे फिर कि हम क्या चीज हैं। ये नहीं करेंगे, इनको अंदाजा है कि जब हम फतह 1 फतह 2 का मुकाबला नहीं करें तो फिर फतह 3 फतह 4 का करेंगे। फिर मैं थोड़ा सा और बता दूं कि ये गाइडेड मिसाइल्स हैं, और हमारी जो रॉकेट फोर्स है, प्रवीण सानी साहब ने बड़ी अच्छी बात की थी, मैं बड़ा फॉलो करता हूं उनको। प्रवीण सानी साहब ने जिस वक्त पाकिस्तान ने रॉकेट फोर्स बनाई थी, उन्होंने कहा था कि ये भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा है। लोगों ने अंडरस्टैंड नहीं किया इसको, लोगों की स्ट्रेटेजिक मैटर्स के ऊपर ना हम लोग स्टडी कम करते हैं। सर रॉकेट फोर्स इतना बड़ा थ्रेट है भारत के लिए, इतना बड़ा थ्रेट है भारत के लिए कि वो जो है पूरा उनका सिस्टम हिलकर रह गया है। और हमारे ये जो मिसाइल्स हैं, इन्होंने भारत का जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको खत्म कर दिया। जो अरबों डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट थी ना उनकी, उनको पता है कि ये टके टोकरी हो गई है, ये मट्टी बन चुके हैं, ये कुछ नहीं कर सकते। और अगले जो हमारे लीथल वेपन्स हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह, जब उनके पास तो खैर उनका बंदोबस्त करने के लिए कुछ नहीं है, तो हमारे अगले लीथल वेपन्स के लिए दे डोंट हैव एनीथिंग। बहुत बहुत शुक्रिया हैदर, आपने पब्लिक पॉडकास्ट के लिए टाइम दिया। अभी के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।